प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है। 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है, इसलिए इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। और भी विषय का जैसे इतिहास, भूगोल, ये सब के भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए। हिंदी कोर का है, संस्कृत का है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, या फिर अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसको हम लोग सेट 6 नाम देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो कल्याण संबंधी परिभाषा जो है मार्शल ने दिया था, और धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र के पिता भी बोलते हैं। और चयन संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। इसको आप लोग ध्यान से याद रख करिएगा। अगला है सारणी के प्रारूप हैं। तो सारणी के प्रारूप क्या है? तो सारणी, संख्या, शीर्षक, अमुख, टिप्पणी। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा बच्चों। ज़्यादातर आंसर में अगर उपयुक्त सभी हो, इनमें से सभी हो, तो वही आंसर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो प्रकाशित आंकड़े हो, यहाँ हो जाएगा प्रकाशित आंकड़े, या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े, या फिर ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो होगा अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं। यदि आप कोई पेपर या इंटरनेट से कहीं से भी डाटा अगर आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं या आंकड़ा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएंगे। चौथा है एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है। तो देव निर्देश पर। तो देव निर्देशन क्या होता है? जैसे अगर एक बोरी चावल का हमको आकलन करना है कि इसमें अच्छा चावल है कि खराब चावल है, तो हम थोड़ा सा चावल लेके पूरी बोरी का ही आकलन करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं देव निर्देश या रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ चौथा का आपका ए हो जाएगा बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है वर्गीकरण सूचित करता है। क्या सूचित करता है? तो समंकों की समानता को भी और समंकों की असमानता दोनों को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा का आपका सी आंसर हो जाएगा। छठा है पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। तो वो कहलाती है सारणीयन। टेबुलेशन कहेंगे हम लोग, सारणीयन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हम लोग आंकड़ा को जब हम लोग चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो वो प्रस्तुतिकरण कहलाएगा। आठवां है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। तो कुल कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपका आठवां का हो जाएगा सी, 360 डिग्री। एक ओजवाइन वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजवाइन वक्र की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? माध्यिका को ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका क्या होता है? मीडियन, जिसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य होगा। तो अंकगणितीय माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। x बार क्या है? तो माध्य है। सिग्मा मतलब होता है कुल जोड़। तो किसको जोड़ना है? x को। तो ये जो नंबर आपका दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? x मान लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 16, 16 और 5 21, 24 और 1 25। तो आपका सिग्मा x हो जाएगा 25। और n हो गया मतलब पदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग देख सकते हैं पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो n हो गया 5। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिग्मा x बटा n। सिग्मा x कितना है? 25 बटा 5। अब 5 से 25 को भागा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन में है। तो 10वां का हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? तो आधार वर्ष इंडेक्स नंबर, आधार वर्ष में सूचकांक का इंडेक्स नंबर बड़ा होता है P1 बट्टा P0 इंटू 100।
तो यहाँ P1 क्या होता है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं जांच वर्ष का मूल्य, और P0 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार वर्ष का मूल्य, और ये दोनों का हम लोग अनुपात लिखाकर 100 से गुना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन में सी है 100, तो ये आपका सी हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फीसर का सूत्र किस औसत पर आधारित है। तो फीसर का जो सूत्र है बच्चों, ये निर्देशांक का ही फॉर्मूला है, निर्देशांक में ही फीसर का आता है, तो वो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है। फीसर का फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा P1 P0 बट्टा सिग्मा P0 यहाँ Q0 इंटू फिर सिग्मा P1 Q1, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 पर अंडर रूट, और बाहर में इंटू 100 हो जाएगा बच्चों, बाहर में रूट के बाहर 100। ये फीसर का फॉर्मूला है जो क्या है, तो ये गुणोत्तर माध्य पर आधारित है, इसलिए 12 का हो जाएगा आपका बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाप विचलन गुणांक का सूत्र है। तो परमाप विचलन गुणांक का सूत्र आपका है बच्चों सी नंबर, इसको स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं। ये परमाप विचलन को बताता है, और बट्टा एक्स बार मतलब ये माध्य को बताता है। मतलब परमाप विचलन आपको गुणांक निकालना है, तो जो परमाप विचलन है उसको हम लोग माध्य से अगर भागा दे देंगे तो वो गुणांक निकल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत क्या होता है। तो सर्वाधिक औसत होता है आपका माध्यिका, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों आपका औसत इससे हम लोग ज्ञात करते हैं, लेकिन उपर्युक्त औसत क्या है, तो ये माध्यिका हो जाएगा, 14 का बी। 15 है, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। तो क्या होता है, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता होना चाहिए, निरपेक्ष संख्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों, 15 का डी। 16 है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कृषि क्रिया जो होती है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। प्रकृति से जो भी वस्तुएं हम लोग उत्पादित करते हैं उसको प्रकृति तैयार करती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में जैसे बांस का उत्पादन कौन करेगा, हम थोड़ी करेंगे, वो तो प्रकृति करेगा। तो प्रकृति बांस को तैयार किया तो वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन हुआ। अब बांस से लेकर अगर हम टोकरी, सूप आदि बनाते हैं तो वो निर्माण संबंधी जहाँ कार्य आ गया वो द्वितीय क्षेत्र के कार्य कहलाते हैं। और यदि हम सूप को बेचने के लिए इधर उधर जाते हैं तो व्यापार, व्यवसाय, बैंकिंग, संचार, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर आपको कृषि क्रियाएं पूछा है तो वो केवल हो जाएगा प्राथमिक, मतलब ए ऑप्शन सही है। 17 है, राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। तो 1950 में की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो 1/3 आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो 18 का हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो 1948 में घोषित की गई थी, 19 का बी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल दशा में रहा। तो 2 हो जाएगा, 2 वर्षों में। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया तो 1991 में, 1991 में आर्थिक सुधार आरंभ किया गया। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था। तो रैगनर नटसरे ने दिया था। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा बच्चों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसको याद कर लीजिएगा, 1975 को हुई थी। फिर है, मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। तो क्या है, शिक्षा की। मानवीय साधन क्या होता है, शिक्षा। मानवीय साधन को हम लोग कैसे उसका गुणोत्तर वृद्धि कर सकते हैं, उसमें विकास करते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। तो यहाँ स्वास्थ्य नहीं है तो इसलिए हो जाएगा शिक्षा। 25 है, वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या है। तो कार्यबल, 25 का हो जाएगा आपका ए। स्फीति से लाभान्वित होते हैं। स्फीति मतलब होता है कि जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तुओं का दाम तेज़ी से बढ़ता है और मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। मतलब हम किसी वस्तु को ज़्यादा पैसा दे के खरीदते हैं। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो उत्पादक को प्रॉफिट बढ़ता है, क्या कि हम ज़्यादा पैसा दे के खरीदते हैं। तो
26 का हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कृषि अवशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है? तो वो है गैर वाणिज्यिक। यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो वो होता है आर्थिक। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो भूमि, जल, वायु तीनों क्या है? भौतिक पर्यावरण में है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 29 का डी। 30 है, सतत विकास की शर्त क्या है? तो सतत विकास की शर्त है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रहित विकास और जीवन गुणवत्ता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो भारत के जैसा ही वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए 31 का हो जाएगा सी। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो चीन, और दूसरा नंबर पर है भारत। तो यहाँ सर्वाधिक आबादी किस में है? चीन में, और चीन के बाद नंबर आता है भारत का। 2001 की जनगणना में महिला श्रमिकों की प्रतिशत दर थी लगभग कितना? 25%, तो 33 का हो जाएगा बी। 34 है, उत्पादन में सक्रिय घटक है, तो क्या है? मानवीय पूंजी। 35 है, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः किस वर्ग में आता है? तो वो आता है मध्यकालीन ऋण में। आय की असमानता एवं वितरण का संबंध किससे है? तो निरपेक्ष निर्धनता से है। 36 का हो जाएगा ए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो हम लोग सम्मिलित किया गया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 38 है, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया? तो वो चीन को ध्यान में रखकर है, तो चीन का मॉडल पर आधारित है, तो 38 का हो जाएगा सी। उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1951 में पारित किया गया। 39 का हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में सम्मिलित है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है? तो उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक तीनों सम्मिलित है, इसलिए उपर्युक्त डी हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।